हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, उसका नाम है वर्क डन। यस, तो आज हम इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन, डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या है उसको देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आज हम वर्क डन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो देखेंगे, ठीक है। उसका जो एप्लीकेशन है, डे टू डे लाइफ का एप्लीकेशन, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर है, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक इरेज़र है, एक टेबल है, एक चेयर है। तो मेरा जो क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे आर, मतलब किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। either they are living or they are non-living, तो आंसर होगा they are non-living objects. Now my next question is whether these things can move by themselves or not, मतलब ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ये क्या अपने से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आंसर तो बहुत ही सिंपल है, नहीं जा सकते ये लोग, ठीक है। तो फिर मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि आप एक चेयर को और एक टेबल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो आंसर है, मैं फोर्स की बात कर रही हूँ। आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, है कि नहीं। तो फिर अगर आप एक कन्फ्यूजन हो तो मैंने जो तो जैसे मैंने कहा कि आज हम वर्क डन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो पूरा कंसेप्ट है इसको पढ़ेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक इरेज़र है, टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, बुक है, बैग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे आर, मतलब आइदर दे आर लिविंग और दे आर नॉन लिविंग, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दे आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर दिस ऑब्जेक्ट कैन मूव बाय इटसेल्फ और नॉट, मतलब ये जो चीज़ है, ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, ये क्या एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकते हैं। तो आंसर तो बहुत सिंपल है, ये नहीं जा सकते। तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा कि कैन यू गेस विच पर्टिकुलर थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आपको इसका आप क्या गेस कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम वर्क डन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे और देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एक पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक इरेज़र है, एक टेबल है, एक पेन है, एक यहाँ पे चेयर है, बुक है और बैग है। तो अगर आपसे पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे आर, मतलब ये आइदर दे आर लिविंग और दे आर नॉन लिविंग, तो इसका आंसर क्या होगा, दे आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर दिस थिंग कैन मूव बाय देमसेल्फ और नॉट, मतलब क्या ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको एक टेबल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होगा, ठीक है। टेबल क्यों, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप गेस कर सकते हो कि मैं कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, क्या आपको अप्लाई करना होगा। तो आंसर होगा फोर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई फोर्स कहाँ से आए यहाँ पे। तो देखिए, तो हमने तो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो तो पहले ही पढ़ लिया है। तो वहाँ पे न्यूटन साहब क्या बोल रहे हैं, न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट पोजीशन में है तो फिर वो रेस्ट इन पीस में ही रहेगा, सॉरी जस्ट जोक्स अपार्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा। और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो फोर्स है वो आ रहा है, फोर्स देने से ही
जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ चुका है, एक है फोर्स और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हुआ कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड नीड टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो फोर्स का अप्लाई होने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी हमको क्या मिलेगा, तभी हमको वर्क डन मिलेगा। ठीक है, बिकॉज वर्क डन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम डिफाइन करने का कोशिश करें, मतलब वर्क डन को अगर डिफाइन करें तो फिर कैसे डिफाइन करें, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इफ force is applied on an object and that cause displacement of the object, then it is said that work is done upon the object. okay, मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम बोल सकते हैं कि एक वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर निकल गया तो यहाँ से हम यूनिट तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर एसआई में निकलना चाहते हैं तो पहले तो हमको तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जानना ज़रूरी है। तो क्या होता है एसआई में फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो अगर न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर, दैट इज कॉल्ड जूल। ओके, और अगर सीजीएस में निकलना चाहे तो क्या होगा, फोर्स का होगा डाइन और डिस्प्लेसमेंट का होगा सेंटीमीटर। तो दोनों को मिला के क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर, विच इज़ कॉल्ड आर्ग। ओके, और अगर इसका डायमेंशन निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली पहले हमको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या होता है फोर्स का, mL⁻⁻2 होता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है L, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो mL²T⁻²। ओके, एक चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए डायमेंशन हमेशा थर्ड ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भूल जाते हैं और विदाउट थर्ड ब्रैकेट वो लिख देते हैं, लेकिन विदाउट थर्ड ब्रैकेट डायमेंशन नहीं लिखा जाता। ठीक है, विद इन थर्ड ब्रैकेट लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो यूनिट पता चल गया, डायमेंशन पता चल गया। अब ये नहीं पता है कि ये वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि वर्क डन क्या है, वो एक स्केलर है या वेक्टर है। तो इसका आंसर है वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो भी सकते हैं, क्योंकि फोर्स और वेक्टर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली वो सोच सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वर्क डन भी वेक्टर ही होगा, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। क्यों है ये भी हम बताएंगे आगे वीडियो में। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रखा हुआ है। ठीक है, और जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग हॉराइजेंटल डायरेक्शन में। तो अब आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ये जो बुक है यहाँ से यहाँ आ गया है, दैट मीन बुक का एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, देखिए जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम एप्लीकेशन देखें इसका तो कैसे देखेंगे, देखिए हमको सभी को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वो किसके लिए आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा। तो यहाँ पे जो बॉल है, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड है। ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो हम बोल ही सकते हैं ना कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमको क्या दिखाएगा, देखिए यहाँ पे एक एप्पल ट्री है, एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये तो बहुत ही फेमस इंसिडेंट है कि नहीं, न्यूटन्स को इसी की वजह से, एप्पल के गिरने की वजह से क्या मिला था, ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में जानने को मिला था। ठीक है, तो देखिए एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि एप्पल का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका भी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हुआ ना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो ठीक है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुआ है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ना हो, सेम डायरेक्शन में ना हो, तब हम क्या करेंगे, तो उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए
यहाँ पे मैंने किया है क्या, एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा कि जो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसी को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। जैसे कि ये एक बन गया है, अब क्या ट्राइंगल बन गया है जिसको हमने पॉइंटिंग किया है ABC करके, ठीक है। अब देखिए एक ट्राइंगल में क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यहाँ पे बेस क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या है AB। तो BC बाई AB अगर करेंगे तो हमको क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अभी देखिए फोर्स जो है वो AB डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली AB की जगह हम F लिख सकते हैं, तो BC का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। वो क्या होगा, BC इक्वल टू F कॉस थीटा। हमें इसी को निकालना था, मतलब F का मतलब फोर्स का जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसी को हमें निकालना था, तो वो हम निकाल चुके, ठीक है। अभी देखिए वर्क डन का जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम उस फॉर्मूला में अगर इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, F cos थीटा इंटू S होगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो है FS इक्वल टू FS cos थीटा, वर्क डन इक्वल टू FS cos थीटा, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। अभी ये जो सिचुएशन है इसको भी हम एक एग्जाम्पल से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो आदमी बोल सकते हैं, एलियन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये जो है ये ट्रॉली लेके जा रहा है। तो देखिए ट्रॉली को होल्ड किस तरफ से किया हुआ है, इस तरफ से, इसका मतलब फोर्स जो है वो इस तरफ से अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसके वजह से देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन की तरफ। तो दैट मीन्स ये जो सिचुएशन है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमको मिला, इस फॉर्मूला को एप्लीकेशन कैसे करेंगे यही हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। अब देखिए हम थीटा का डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने किया है थीटा का 0 डिग्री वैल्यू पुट अगर करेंगे तो कॉस 0 डिग्री क्या आएगा, 1 आएगा, हम सभी को पता है। तो कॉस 0 डिग्री अगर 1 है तो W का वैल्यू क्या आएगा, FS आएगा, है कि नहीं। तो FS के पहले पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये होगा क्या, पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन होगा। अब पॉजिटिव वर्क डन अगर होगा तो हम क्या ये बोल नहीं सकते कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। देखिए ये भी हम एक एग्जाम्पल, इसका ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो सेम है। और देखिए वो जो हमारा एक क्वेश्चन रहेगा था जे वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जब हम थीटा का वैल्यू पुट कर लिए उसके बाद हमारा वैल्यू क्या आया, W इक्वल टू FS। तो ये तो एक वैल्यू है, यहाँ पे तो कहीं से भी कोई डायरेक्शन हमें नामो निशान नहीं है यहाँ पे डायरेक्शन का, है कि नहीं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है डायरेक्शन का, ये तो जस्ट एक प्रोडक्ट है, एक वैल्यू है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि वर्क डन हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये बात आई समझ में। तो अब हम क्या देखेंगे, ये तो हो गया सेम डायरेक्शन। अगर हम थीटा का वैल्यू कुछ और पुट करें, मतलब मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू मैंने 180 पुट किया हुआ है, तो उसके वजह से क्या होगा, कॉस 180 डिग्री आता है -1, हम सभी को पता है। तो वर्क डन क्या आएगा, -FS, ऑब्वियसली कॉस 180 इज इक्वल टू -1, वी नो दैट। तो W आएगा -FS। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन इज नेगेटिव, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जो एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है, ठीक है। तो जो स्टोन है वो जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऊपर की तरफ है, लेकिन इस स्टोन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो इससे तो हम बोल सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। अगेन हम डिफरेंट कोई एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पैराशूट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो सेम हो रहा है ना कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये है एग्जाम्पल, ओके। नाउ हम एक दूसरी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कब हमारा वर्क डन नहीं होता है। ये तो
पॉजिटिव वर्क डन हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया, तो कब हमारा वर्क डन नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसको हम बोलते हैं नो वर्क फोर्स। तो नाम से इसको हम पता लगा सकते हैं कि नो वर्क मतलब कोई काम नहीं होगा, मतलब एक काम चोर है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये नो वर्क है, ठीक है। तो देखिए क्या है ये, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इफ वी डू नॉट गेट एनी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन नो वर्क डन बाय दैट फोर्स। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन उसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो तब हम बोलेंगे क्या कि कोई वर्क डन नहीं हुआ है। देखिए वीडियो के जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि ये देखिए आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस्ड होना तो ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपको वर्क डन मिलेगा। अगर डिस्प्लेस नहीं हुआ तो हमें कोई वर्क डन नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है और आप उस पत्थर को शिफ्ट करवाना चाहते हो, ठीक है, और बहुत फोर्स अप्लाई किया है, जितना आप कर सकते थे उतना आप फोर्स अप्लाई किए हो, लेकिन उसके फिर भी वो जो पत्थर है उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है उस पत्थर का, तो हम क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में कि हमारा वर्क डन ज़ीरो है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए वर्क डन अगर मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि एस इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। तो एस इक्वल टू ज़ीरो अगर हम पुट करेंगे तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का जो इक्वेशन है वहाँ से हमको क्या मिलेगा, वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लाइक यहाँ पे देखिए एक गेम हो रहा है, क्या गेम हो रहा है, टग ऑफ वॉर गेम हो रहा है, हम कभी ना कभी तो खेले होंगे ना। तो देखिए दो टीम है यहाँ पे, तो दोनों टीम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं रोप के ऊपर। यहाँ पे भी 500 न्यूटन है और यहाँ पे भी 500 न्यूटन है, तो दोनों तरफ से अगर सेम फोर्स आएगा तो कोई भी टीम जीतेगा क्या, नहीं जीतेगा ना। तो नहीं जीतेगा मतलब रोप का कोई मूवमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स नो वर्क डन। ओके, अब आएगा नेक्स्ट क्या होगा कंडीशन, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि हमारा वर्क डन ज़ीरो है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लाइक मान लीजिए ये जो आदमी है ये एक सूटकेस लेके जा रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सूटकेस के ऊपर काम कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, बट ये जो सूटकेस है ये सामने की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कोई वर्क डन नहीं होगा। और नहीं होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो उसी की वजह से वर्क डन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, समझ में आई। अगेन हम दूसरा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं इसी सिचुएशन का। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पथ में घूम रहा है। मान लीजिए सन है, यहाँ पे सेंटर में सन बैठा हुआ है और हमारा जो अर्थ है वो एक सर्कुलर पथ में सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हमको ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पथ में घूमता है तो वहाँ पे एक जो फोर्स काम करता है वो होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स इस डायरेक्शन में मतलब टूवर्ड्स सेंटर की तरफ काम करता है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है इस सर्किल है, सर्किल के टेंजेंट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुआ। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग क्या पाएंगे, कोई भी वर्क डन नहीं मिलेगा, वर्क डन ज़ीरो होगा। ठीक है, अभी जो हमारा जो मेन इक्वेशन था मतलब W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, उसको हम देखेंगे कि कैसे उससे हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, अ बॉक्स मूव्स 10 मीटर हॉरिजॉन्टली व्हेन अ फोर्स F इक्वल टू 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स एट एन एंगल 120 डिग्री। सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉक्स। सो ये तो बहुत ही ईजी है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। तो देखिए हमारा जो बेसिक क्वेश्चन मतलब इक्वेशन था वो था W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस, ये हमारा बेसिक मतलब इक्वेशन था। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो सारा वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, ठीक है, एफ का है 20 पुट कर लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए कॉस थीटा 120 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, माइनस हाफ होता है, इसको तो ये तो हमें पता ही है। और एस का वैल्यू है 10, तो पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 5 इंटू 20 कितना आता है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस पुट कर दिया और आप यहाँ पे क्या हो गया 100।
ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, देखिए सारा चीज़ जो है, सारा जो एफ है, एस है, वो न्यूटन में मतलब एसआई में है, तो इसका भी क्या होगा, एसआई होगा, दैट मीन्स जूल। तो आंसर क्या हो गया, -100 जूल। ठीक है। तो इसी हमारा जो पूरा डिस्कशन है यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको डाउट्स को क्लियर करने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।